आज इसको फाइनल खत्म कर देते हैं। एक ओवरव्यू दे देता हूँ, सो जो नहीं लगाया तो वो भी इजी हो जाए। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लुएंजा, राइट। हमने इसमें पढ़े थे कि तीन सब टाइप्स हैं इसके, ए बी एंड सी। सबसे ज्यादा जो डैमेज करता वो क्या था? ए, राइट। और वो क्यों करता डैमेज? क्योंकि उसमें ह्यूमन और एनिमल कॉम्बिनेशन दोनों थे। उसके जो होस्ट हैं उसमें ह्यूमन भी हैं, एनिमल भी हैं, इसलिए उसमें आपस में जेनेटिक म्यूटेशन होती रहेगी और न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते रहेंगे, कॉम्बिनेशंस बनते रहेंगे, जिसके कारण एक न्यू वायरस स्ट्रेन फॉर्म हो जाएगा जिसके लिए बॉडी बिल्कुल न्यू है। सो इसीलिए बोलते हैं कि ऑल द नोन पैंडेमिक्स वर कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन। ए स्ट्रेन सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें एनिमल होस्ट साथ में है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेसिक सिम्टम, चिल, मलेज, फीवर, मस्कुलर पेन, कफ जो भी होती है। इसको हम छोड़ देते हैं, ये हम कर चुके हैं। एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आरएनए वायरस है, ये याद रखने वाला है। तीन सब टाइप्स हैं, ए बी एंड सी। एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट हैं। जब भी सब टाइप हो आपने ये याद रखना है कि एंटीजेनिकली सेम है या डिस्टिंक्ट है। तो ये एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब ए बी को नहीं जानता, बी सी को नहीं जानता और सी ए को नहीं जानता। इसका मतलब देर इज नो क्रॉस इम्यूनिटी। तो आपने अगर ए के लिए इम्यून कर दिया तो वो सी के लिए इम्यून नहीं है, अगर आपने बी के लिए कर दिया वो ए के लिए नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो बेसिकली दो सरफेस एंटीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एच और एन। एच काम आता है वायरस को सरफेस पे अटैच करने के लिए और एन काम आता है उसको रिलीज करने के लिए फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी तो अटैचमेंट ही नहीं हो पाएगी, हम इन्फेक्शंस कम कर देंगे। और अगर हमने एन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी तो रिलीज नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसकी जो क्या बोलते हैं, विरुलेंस और दूसरों को इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है रिलीज करने की, वो भी कम हो जाएगी। सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। राइट। तो टाइप ए का हमने कर लिया, राइट। इंपॉर्टेंट क्या था याद रखने वाला? टाइप ए में मॉडरेट टू सीवियर ऑल एज ग्रुप्स, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इसमें ह्यूमंस भी हैं और इसमें एनिमल्स भी हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है इसमें। ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, राइट। बी में इतनी चेंज रैपिडली नहीं होती है, इट इज ओनली ह्यूमंस। सी बिल्कुल गुड बेबी है, वो कुछ भी नहीं करता। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ए में क्यों हमने किया था? क्योंकि वो एंटीजेनिक, जो उसका एंटीजन है वो उसमें वेरिएशन आती है और वेरिएशन थोड़ी हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। तो हमने पढ़ा था जब वेरिएशन थोड़ी होती है तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, अगर वेरिएशन ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं शिफ्ट। ड्रिफ्ट, शिफ्ट, इसको याद रखना है आपने। So when the antigenic changes is gradual over a period of time, it is called drift. So shift परेशानी करेगी ज्यादा, ड्रिफ्ट इतनी परेशानी नहीं करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिलती होगी। तो अगर हम सेम वैक्सीन यूज करेंगे इन केस ऑफ ड्रिफ्ट तो उसके सिम्टम्स, कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन जो सीरियसनेस है उसकी, वो कम हो जाएगी उसमें। तो ये टक्कर्स क्यों होती है? जैसे मैंने आपको बोला कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑफ द ह्यूमन विद द एनिमल यहां से होती है, प्रोवाइडिंग द मेजर एंटीजेनिक चेंज। और इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद ये कब कब हुई इसको आप याद कर लेना। तो रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, जैसे हमने बोला कि एनिमल्स, ह्यूमन तो है ही है, उसमें एनिमल्स भी हैं, स्वाइन, हॉर्सेज, डॉग्स, कैट, डोमेस्टिक पोल्ट्री, वाइल्ड बर्ड्स एक्सेट्रा। इसीलिए ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जिसका होस्ट सिर्फ ह्यूमन होता है उसको मैनेज करना बहुत इजी होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ से होएगा? सब क्लिनिकल केसेस, जे सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। और कहाँ से होएगा? सिक्रीशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी हर कंडीशन में जैसे इसमें क्या है, द वायरस इज प्रेजेंट इन नेसोफेरिंज 1 to 2 बिफोर एंड 1 to 2 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। नॉर्मली जो डिजीजेस हैं जिसमें रैशेज होते हैं उसमें 3 to 4 days बिफोर द रैश एंड आफ्टर द रैश। नहीं भी आपको समझ आए तो ये आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में। होस्ट फैक्टर, influenza attack all ages, both sexes. Generally attack rate is lower among the adult. Children are the important link क्योंकि वो एक दूसरे से ट्रेवल करेंगे। हाईएस्ट मोर्टेलिटी कहाँ होती है? जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे अबव 65 ईयर ऑफ एज, चिल्ड्रन अंडर 18 months, पर्सन विद डायबिटीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, किडनीज एंड रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, वहां से प्रॉब्लम आती है।
ह्यूमन मोबिलिटी इसका मेन कारण है जो इसको पैंडेमिक में बदल देती है। इम्यूनिटी में हमने डिस्कस किया था, इट इज अ सब टाइप स्पेसिफिक। So antibodies against HA and NA are important. Resistant to initiation of infection is related to antibody against HA. तो इसलिए हम जब वैक्सीन पढ़ेंगे न्यूर वैक्सीन, वो स्पेसिफिक वैक्सीन भी हैं उसमें, राइट? So which neutralize the virus and to decrease the severity of the disease and decrease the ability to transmit the virus to the contact. Antibodies against NA are responsible, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट? और प्रोटेक्शन कोरिलेट विद बोथ सीरम एंटीबॉडीज एंड सिक्रीटरी आईजी एंटीबॉडीज ऑफ द नेजल सिक्रीशन। तो हमने क्या डिस्कस किया था? आईजीजी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, आईजीएम एक्यूट फेज एंड आईजीए सिक्रीटरी। सो मदर मिल्क में भी आईजीए होती है, नेजल में भी आईजीए होती है, जहां भी सिक्रीशंस में होगी, दैट इज आईजीए। सो लोकल सिक्रीटरी एंटीबॉडी इज प्रोबेबली इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, क्योंकि यहीं से होना है और इसीलिए इसकी वैक्सीन नेजल स्प्रे की तरह होगी, राइट? इंजेक्टेबल से नेजल स्प्रे ज्यादा क्योंकि वो मिमिक करेगा नेचुरल डिजीज को। तो सीरम एंटीबॉडीज परसिस्ट फॉर मेनी मंथ्स वेयर एज सिक्रीटरी एंटीबॉडीज आर शॉर्ट लिव्ड। पर मंथ में भी क्या है, हमने क्या डिस्कस किया था? 6 महीने से 12 महीने में ये खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको इन्फ्लुएंजा में हर साल करवाना पड़ेगा। क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं है, ये हम कर चुके हैं। 8 to 12 मंथ्स में एंटीबॉडीज लेवल ड्रॉप टू प्री इन्फेक्शियस स्टेज, तो पर्सन दोबारा से ससेप्टेबल हो जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया था, विंटर एंड रेनी वेदर्स ये इंपॉर्टेंट होंगे, ओवर क्राउडिंग इंपॉर्टेंट होगी, क्लोज ग्रुप एरिया लाइक स्कूल, इंस्टीट्यूशन, शिप्स वगैरह, उसमें ज्यादा होएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज पर्सन टू पर्सन बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। पोर्टल ऑफ एंट्री, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है इसका, 18 to 72 आवर्स। क्लिनिकल सिम्टम्स हमने डिस्कस किया था, ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ ऊपर की लेयर को स्लफिंग कर देगा, इसलिए सेकेंडरी इंफेक्शन हो जाएगी जो बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए इसमें कोई वायरीमिया नहीं होएगा। तो उसका सिम्टम क्या होएगा कि जो पहले सिम्टम है, फीवर, मलेज, बॉडी एक, जैसे ही वो सबसाइड किए एकदम से सडन फीवर हो गया, इसका मतलब सेकेंडरी इंफेक्शन हो गई है वहां पर, ये उसको डिपिक्ट करेगा। इसलिए मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन इज निमोनिया विच शुड बी सस्पेक्टेड if fever persists beyond 4 to 5 days or occur abruptly after the convalescence, कि पेशेंट ठीक हो रहा था और सडनली 104 बुखार हो गया, इसका मतलब सेकेंडरी इंफेक्शन हो गई है, निमोनिया हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट को हो सकता है वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हमने डिस्कस किया था कल, वायरस वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं या पेयर्ड सीरा। पेयर्ड सीरा बिल्कुल सिंपल है। पेयर्ड सीरा का मतलब कि हमारी बॉडी, हेलो, हाँ जी सर। हमारी बॉडी सबकी अलग अलग से एंटीबॉडीज हैं सबकी, तो कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द लेवल जहां पर हमने इसको डिस्कस करना है। तो पेयर्ड सीरा का मतलब है कि हम 2 सैंपल लेंगे पेयर में, एक जितना जल्दी हो सके, 4-5 चौथे या 5वें दिन जैसे सिम्टम आ चुके हैं तब, और एक फिर कितने दिनों बाद लेते हैं हम? 10 डेज के बाद या 14 लिखा था। 14 डेज के बाद, 10 to 14 डेज जब हमने उसको लिया तो हम देखेंगे उसके बीच में वो कितना राइज कर गया होगा। तो अगर वो 4 फोल्ड से ज्यादा या 4 फोल्ड या 4 फोल्ड से ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव है। या वायरस आइसोलेशन कर सकते हैं। वायरस आइसोलेशन कहां से होगी? जहां सबसे ज्यादा है, दैट इज नेजल सिक्रीशन। पेयर्ड सीरा 10 to 14 डेज आफ्टर द ऑनसेट। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि पहले 10 था अब 40 है, राइट? तो इसका मतलब कि हाँ इसको इन्फ्लुएंजा हुआ है। अगर 10 से 20 हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वैसे ही एक्सपोजर से हो गया होगा जब बॉडी से चेंज है, तो इसको हम इंक्रीज नहीं मानेंगे, पॉजिटिव नहीं मानेंगे। मगर अगर एपिडेमिक चल रहा है तो उसके सिम्टम ही डायग्नोस्टिक है, क्योंकि एपिडेमिक चल रहा है। ये जरूरत पड़ेगी जब हम एपिडेमिक नहीं चल रहा पर न्यू केस कोई आ गया है, उस कंडीशन में प्रिवेंशन, गुड वेंटिलेशन होएगी, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसको हो गया है उसको घर बिठा के रखेंगे, मास्क पहना के रखेंगे। वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है एज ए कंट्रोल। जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तब कुछ नहीं हो सकता। The view of changing antigenic characteristic of the virus, new vaccine are constantly required। तो इस पे WHO को रेगुलर वर्क करना पड़ेगा कि इस समय कौन सा वायरस का स्ट्रेन चल रहा है, सो दैट उसको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के जो वैक्सीन हैं उसमें डाली जा सके।
इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू प्रिवेंशन में WHO का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 वीक्स बिफोर एंड आफ्टर द हम 2 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक हमें वो देनी पड़ेगी जब भी सस्पेक्टेड है इन्फ्लुएंजा। नेचुरली ये बदल जाएगा तो वो वैक्सीन किसी काम की नहीं है मोस्टली, मगर फिर भी हम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं लाइक पुलिस, फायर प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, या जो डिबिलिटेटिंग डिजीजेस के साथ है उनको हम दे देंगे। वैक्सीन फिर दो टाइप की बेसिकली होती है, किल्ड एंड लाइव। किल्ड को मार दिया गया है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी थोड़ी सी कम होएगी, मगर पर्सन विद डिजीजेज उसमें वो बेटर रहती है, जहां पर पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। लाइव वैक्सीन हमेशा अच्छी होती है उस कंडीशन में क्योंकि वो मिमिक करती है, राइट। सो किल्ड हमने किया था कि जो चिक एम्ब्रियो है उसमें वो डेवलप की जाती है, फिर उसको किल कर दिया जाता है बाय द फॉर्मलिन, और उसको उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है H1N1 के हिसाब से कर दी जाएगी। The vaccine is conventionally formulated in aqueous और saline solution। उसके देंगे कब देंगे? सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट। सिंगल इनोकुलेशन कभी भी वैक्सीन होगी, याद रखना है 0.5 ml बड़ों में और 0.25 ml बच्चों में मोस्टली होगी, राइट। सीरम एंटीबॉडीज इंक्रीज इन अबाउट 1 वीक, रीचेज मैक्सिमम इन द 2 वीक्स में वो मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। So vaccine varies, इसमें the protective value varies from 70 to 90%, immunity lasts for 6 to 12 months, हम पहले कर चुके हैं इसमें। Then उसके बाद inactivated influenza vaccine adverse reaction, right? Adverse reactions क्या हो सकते हैं? वो कहते हैं inactivated जो killed है, influenza vaccine contain only non-infectious fragment of the influenza virus। नॉन इन्फेक्शियस फ्रेगमेंट ही होते हैं उसमें। सो इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कैन नॉट कॉज इन्फ्लुएंजा डिजीज, वो इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज नहीं कर सकती है जो इन्फेक्टेड है। लाइव एटेंटुएटेड में क्या है, जो जिंदा है, दे मे बी एडमिनिस्टर्ड एज नेजल ड्रॉप्स इनटू द रेस्पिरेटरी। दे स्टिमुलेट द लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक इम्यूनिटी। पहले लोकल इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगी, लोकल से सिस्टेमिक में चली जाएगी। The frequent antigenic mutation of the influenza virus present a difficulty in the production of the affected vaccine, particularly live vaccine। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि जो उसकी म्यूटेशन है ये सबसे बड़ा बैरियर है। वाइवा में पूछें तो आपने ये खास ख्याल रखना है। न्यूअर वैक्सीन मतलब जो नई वैक्सीन आई हैं। न्यूअर वैक्सीन क्या है? इट इज स्प्लिट वायरस वैक्सीन। सब विरॉन मतलब वायरस का एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ले लिया, पूरा वायरस नहीं लिया, राइट। अब इसमें क्या रहेगा, अगर हमने पूरा वायरस नहीं लिया तो थोड़े पार्ट के कारण एडवर्स रिएक्शंस कम हो जाएंगे, मगर इम्यूनोजेनिसिटी का भी फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है। स्प्लिट वायरस वैक्सीन, सब विरॉन, विरॉन का एक पार्ट सब विरॉन। इट इज a highly purified vaccine producing fewer side effects than the whole virus। तो किसको देंगे हम? जो चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ओल्ड हैं, या हाईली आपको लगता है कि इनको प्रॉब्लम हो सकती है वैक्सीन के कारण भी, पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम है, वहां हम देंगे। मगर बिकॉज ऑफ द लो एंटीजेनिसिटी इट रिक्वायर्स सेवरल इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ सिंगल यूनिट, क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी भी कम होगी क्योंकि हम पूरा वायरस नहीं दे रहे हैं इसमें। देन एन स्पेसिफिक वैक्सीन, जिसमें सिर्फ एन है, उसके अगेंस्ट है। कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन, ये भी सब यूनिट वैक्सीन है क्योंकि एक यूनिट वायरस के एक यूनिट को देख रहे हैं हम। कंटेन ओनली एन एंटीजन which induces antibodies only to the N antigen of the prevailing influenza strain। जो भी प्रिवेल कर रहा है, N1 कर रहा है, N2 कर रहा है, कोई भी कर रहा है, जो उस समय प्रिवेल कर रहा है उसके लिए हम एंटीबॉडीज दे देंगे। सो एंटीबॉडीज टू N reduce both the amount of virus replicating in the respiratory tract and ability to transmit virus to the contact। It significantly reduce clinical symptom in the infected person but permits subclinical infection and may give rise to lasting immunity। देखो ये क्या कह रहा है, क्योंकि जो N था वो किसके लिए था? आगे जो उसने रिलीज होना है हार्मोन ने। नेचुरली अगर N के अगेंस्ट आप एंटीबॉडीज बना लोगे तो एबिलिटी टू वायरस रेप्लिकेशन वो डिक्रीज हो जाएगा और एबिलिटी टू ट्रांसमिट टू द कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा। सो उस कंडीशन में क्योंकि वायरस कम है, नंबर ऑफ वायरस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लिनिकल सिम्टम्स, तो क्लिनिकल सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, राइट। मगर क्योंकि ये सब क्लिनिकल सिम्टम रह रहे हैं तो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज भी थोड़ा लास्टिंग डेवलप हो जाएगी उस कंडीशन में। यहाँ इस
पर्टिकुलर वैक्सीन का फायदा है कि हम इन्फेक्शन को इतना होने दे रहे हैं कि थोड़े से सिम्टम दे, मगर वो आगे ट्रांसमिट ना हो कॉन्टेक्ट को। तो उस कंडीशन में जो अंदर वायरस रह रहा है, बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, तो यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। देन रिकम्बेंट वैक्सीन। सो रिकम्बेंट क्या है? बाय रिकम्बेंट टेक्निक द डिजायरेबल antigenic properties of a virulent strain can be transferred to the another strain known to be low virulence। इसको फिर दोबारा से सुनो। रिकम्बिनेंट का मतलब है कि दो चीजों को कंबाइन कर दिया, दो चीजों को। तो हमने क्या किया कि डिजायरेबल एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, जो वायरस की एंटीजन था, उसको हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसफर टू द अनदर स्ट्रेन। अनदर स्ट्रेन में जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ उसको वहां शिफ्ट कर दिया, उसके साथ जो जो स्ट्रेन लो विरुलेंस रखता है, लाइक सी फॉर एग्जांपल। सो उससे क्या हो सकता है कि वैक्सीन का रिजल्ट आ सकता है और साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं। सो एफर्ट टू इंप्रूव द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आर कंटिन्यूइंग इन सेवरल डायरेक्शन। देन एंटीवायरल ड्रग, इनका रोल बहुत लिमिटेड है, पर फिर भी दी जाती है, राइट? फॉर because of the limitation in the efficacy of the influenza vaccine, antiviral drugs have been tried for the prophylaxis and therapy. Controlled clinical trials have demonstrated the efficacy of both। ये नाम याद कर लेना, इनको यूज किया जा सकता है, बस इसका नाम बहुत है एंटीवायरल ड्रग्स का, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो ये है मेन इन्फ्लुएंजा, याद रहेगा। हाँ जी सर। चलो इसमें कुछ क्वेश्चन है, बताओ आप। सर एंटीवायरल ड्रग यूज नहीं करते हम लेकिन। नहीं, एंटीवायरल ड्रग देखा गया है कि उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है एंटीवायरल ड्रग का। कारण क्या है? पता नहीं सर। थोड़ा सा कंट्रोल करती है मगर खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वायरस अपने आप में बहुत छोटा है। तो उसको इन्वेड करके उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको इफेक्ट करना, ये पॉसिबल नहीं है हमें। हमारी मेडिसिन इफेक्ट करती है थ्रू बॉडी के ही सिस्टम को स्टिमुलेट करके, तो वो उस कंडीशन में ये हो जाता है, पर ड्रग्स नहीं कर पाती। पर फिर भी अगर आप कहोगे कि वायरल लोड कम हो जाता है, इसलिए एंटीवायरल ड्रग यूज होती हैं, राइट? इवन हर कंडीशन में एंटीवायरल ड्रग्स यूज होती हैं, एचआईवी में होती हैं, इसमें इवन जो हो जाता है हर्पीज हो जाती है उसमें होती है, उस कंडीशंस में होती है। जेसिका, क्लियर है पूरा टॉपिक? हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन? सर इसके नहीं। अलावा एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताओ बेटा। सर वो पूछना था कि ईगो डेवलपमेंट के बारे में कल हरप्रीत सर ने पढ़ाया था हमें। हाँ पर वो बाद में, पहले इसके बारे में। इसके बारे में। गुरप्रीत, यस सर। क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर। कुछ डाउट तो नहीं है? नो सहज? सर। सर क्लियर है। चलो, अब ऐसा तो नहीं होगा